बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक तासुर और एक फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के आखिरी 6 ओवर्स का गेम का खेल जो है वो बाकी रह गया है। यानी कि जैसे कि इमरान खान साहब ने वफाकी वज़रा को 5.5 और 6 माह दिए हैं अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, तो उस पर ये दलील तराशी जा रही है कि बस इमरान खान साहब के पास आखिरी 5.5 से 6 महीने हैं और इसलिए तमाम तर पुराने खिलाड़ी जो है वो फिर से मुतहर्रिक होना शुरू हो गए और एक दूसरे के साथ उन्होंने राब्ते करना भी शुरू कर दिए हैं। चुनाचे कल साबिक वफाकी वज़ीर जो थे रेलवे के, जो हमेशा आप लोगों को बहुत जज्बाती अंदाज से गरजते और बरसते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने कल असम्बली में तकरीर की और 3 बातें की अहम। सबसे पहली बात यह की कि बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थी। हम ये कहते थे, हम उस वक़्त ये कहते थे, साद रफ़ीक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वजूद ख़त्म हो गया और पीपल्स पार्टी अवामी हमायत से महरूम हो गई और पीपल्स पार्टी को हमने सियासत से आउट कर दिया है। लेकिन 10 अप्रैल 1986 को जब बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लाहौर उतरती हैं, वापस आती हैं बैरून मुल्क से, तो उस वक्त अवाम का एक जमे गफ़ीर होता है। और फिर साद रफ़ीक कहते हैं कि मैं खुद ये समझ रहा था कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए, सियासत से आउट हो जाए, लेकिन अवामी हिमायत ने उनको फिर से जो है ना ज़िंदा कर दिया, हया कर दिया उनका और वो वज़ीर आज़म तक बन गई। गोया साद रफ़ीक साहब जो है वो इस बात के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भूल जाओ, हम इसी तरह अवामी हिमायत से वापस आएंगे। इस पर मैं बात करता हूँ। दूसरे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब और PTI वाले ये कहते हैं कि हमारा कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल नहीं है। मुतबादिल बहुत से हैं, लेकिन मुतबादिल अब अवेलेबल नहीं है वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए। व्हाट डज़ दैट मीन कि हम भी अवेलेबल नहीं है और ये भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी। 2 बातें ये की और तीसरी बात ये की कि मौजूदा हुकूमत में तो एक जज को इंसाफ नहीं मिलता, तो जो है ना एक आम आदमी को या हमें क्या इंसाफ मिलेगा। वो जस्टिस काजी फायजी साहब की बात कर रहे थे, इस पे हम बात करते हैं नाज़रीन। लेकिन इसके अलावा आप कनेक्ट करें फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है, उसके बाद सियासी राब्तों में बहुत तेज़ी हुई है और उसके अलावा ये कहना कि 5.5-6 महीने है कारकर्दगी के लिए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, इस बयान को लेके जो है ना वो लोगों ने जो है ना एक दफ़ा फिर सियासी राब्ते तेज़ करना शुरू कर दिए। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया था, आप लोगों को पता है कि माइनस इमरान खान साहब हो जाए, इन हाउस चेंज वगैरह आ जाए। तो इसके अलावा शहबाज शरीफ का जो वापस आए थे तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मिस कॉल दी थी। और इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब ने भी ये कहा कि जी खुशखबरी मिलने वाली है और आसिफ जरदारी साहब को जो है ना हेल्थ ग्राउंड पे जो है वो ज़मानत भी मिल गई है। और इसके अलावा ज़राए के मुताबिक जो है और मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक अख्तर मैंगल का जरदारी साहब के साथ 2 मरतबा राब्ता हुआ है और ज़राए का ये भी कहना है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का भी राब्ता हुआ है। ये लोग जो हैं और सियासी उमूर पे गुफ्तगू हुई है। अब ये बताएं कि दोनों हॉस्पिटल्स में पड़े थे और एक के तो मरने की खबरें, वफ़ात की खबरें आ रही थी और दूसरे भी ज़ाहिर है 17-18 किस्म की बीमारियों का बहाना बना के वो बाहर गए थे। तो दोनों आप देख लें कि बज़ाहिर तो कौम के सामने ख़ुद को प्रिटेंड करते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन जब इस किस्म के बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि 5.5-6 माह कारकर्दगी के लिए या मुख्तलिफ जो डाट्स मैंने आपको बताए हैं वो कनेक्ट करें, तो वो दूसरे के साथ रब्ता शुरू कर देते हैं। ये अवाम को किस कदर इन लोगों ने गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में ऐसा ही किया है। खैर, पहले तो बात करते हैं नाज़रीन, ये चंद डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं। पहले तो बात करते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक की, और वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपने लीडर को कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो 10 अप्रैल 1986 को वापस आई थी, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 10 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। तो क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनके साथ जो 10 लाख लोग हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये नहीं बताया कि क्या वो बैरून मुल्क से आएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा कि आप पनामा पेपर्स आपके सामने हुआ, कोई मैं गुज़श्ता सदी की बात नहीं कर रहा, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लोग नहीं निकले। इसके अलावा जो इनकलाबी GT रोड रैली थी उसमें कितने लोग थे, आप ईमानदारी से बताएं, अपने ज़मीर के मुताबिक ये जो उनके वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं जो हिमायती हैं वही बता दें कि इनकलाबी रैली में कितने लोग थे। और इसके अलावा उस वहाँ पर नहीं निकले। लेकिन साथ साथ ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे और हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स और हिमायती जो हैं
वो 200 लोग भी, 200 लोगों का लफ्ज़ उन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया कि वो भी जेल के बाहर नहीं आए प्रोटेस्ट करने के लिए। और साथ ही ये भी कहा कि ये हमारे लोग जो हैं, यानी हमारे लोग से मुराद तो ये है कि जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, कि वो ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इनकलाब चाहते हैं और वो मारे नहीं करना चाहते और जदोजहद नहीं करना चाहते। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के इस बयान का मैं मतलब नहीं समझा कि वो बेनज़ीर इस कदर अवामी उसके ज़रिए वापस आई। तो यहाँ पे तो उनका इस्तकबाल कहीं भी नहीं हुआ, ना जेल में हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ना इनकलाबी जीटी रोड रैली में हुआ। और इसीलिए जो है ना वो ख्वाजा साहब का मतलब यही था कि वो इसलिए चूँकि अवामी हिमायत से महरूम थे, इसलिए उन्होंने इसी में आफियत समझी कि वो मुल्क से बाहर चले जाए, जेल से निकल के लंदन की पुरफ़ज़ा हवाओं में चले जाएँ। और दूसरी बात ये, अब वो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हम मिन्नते तरले कर रहे हैं, वो जो है ना हमें वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ना हम अवेलेबल हैं ना पीपल्स पार्टी वाले अवेलेबल हैं। तो यकीन करें मैं बिल्कुल ये सियासी वाबस्तगी या सियासी मुखालफत की बुनियाद पे ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तारीख़ को मसख़ करने की बात है। माज़ी करीब की तारीख़ और सियासी तारीख़ को ये बिल्कुल डिस्टार्ट करने की बात है, इस किस्म की बातें करना। और इस किस्म की बातें करने का मतलब ही यही है कि आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हमें भेड़ बकरी आप लोगों ने समझा हुआ है। यकीन करें कि ये भी मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं ये लोग कि हम हाजिर हैं, हम लाइन में लगे हैं, हमारी खिदमात लें, ठीक है। और ये हमें ये कह रहे हैं कि हम अवेलेबल नहीं है अगर वज़ीर आज़म आप बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी वाले भी अवेलेबल नहीं है। खुद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पे जब नैब के केसेस बने थे तो उन्होंने खुद किस किस्म के पैगाम भिजवाए थे और किस किस्म के शराइत पे वो आमादा हो गए थे कि मेरे ऊपर नैब के केसेस ख़त्म करें और मुझे जो है ना मेरी जान बख्शी कर दे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया था। और नाज़रीन एक और बात, यही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं जो इस कदर गरज रहे होते हैं और बरस रहे होते हैं, ठीक है। तो जब 1999 में 12 अक्टूबर 1999 को कूप हुआ था और उस वक्त ज़ाहिर है एक इम्तिहान था, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के लिए लोग नहीं निकले थे जब उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया था, बल्कि सियासी पार्टियों ने, उनके कारकुनों ने बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम की थी। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने बाकायदा पुलिस स्टेशन फ़ोन करके SHO से कहा कि आप आएँ, मुझे गिरफ़्तार करें, ठीक है, ताकि मैं ये तासुर दे सकूं कि जी देखो मैं तो गिरफ्तार था वरना मैं निकल आता, मैं मारे खा लेता। तो ये इस किस्म के लोग हैं और अब आज हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसके अलावा शार्ट कमेंट में और कर दूं कि अवेलेबल आप हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया, एस्टेब्लिशमेंट को मिस कॉल दी, यहाँ तक कहा कि काबीना के नाम तक फाइनल किए गए, फलां ये क्या होता है, ये एक वो था। इसके अलावा आर्मी चीफ जब कोरोना से जो बीमार होते हैं शहबाज शरीफ साहब, जब आर्मी चीफ उनकी तबीयत और हाल अहवाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं तो उसी दिन ही नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जारी हो जाती है। दैट मीन्स कि मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी तंदुरुस्त हूँ, मैं भी ठीक हूँ, शहबाज शरीफ से रब्ता करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मिस कॉल होती है नाज़रीन। इसके अलावा मरीम नवाज साहबा की आप देख लें कि मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी है और कोई बात उनके ट्विटर अकाउंट से आप लोगों के सामने नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा साद रफ़ीक साहब का ये कहना कि जी जज को इंसाफ नहीं मिला, तो मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि भाई जिस जज पे आप लोगों ने लाठियों और डंडों से हमला किया था, क्या उस जज को इंसाफ मिला था? क्या उस जज को आज तक उन्होंने इंसाफ दिया? तो मेरे ख्याल में उनकी वफ़ात हो गई है, ठीक है, अल्लाह पाक उन्हें गरीब की रहमत करे। लेकिन उस वक्त भी 4, 5, 6 लोग जो है ना छोटे छोटे वो खानापुरी के लिए, वो नाम भी मैं किसी दिन बता दूंगा, उनको जो है ना जेल में डाल दिया गया और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तो आप क्या बात करते हैं, क्या आपने लोगों को समझा हुआ है? और इसके अलावा नाजरीन ये बात करना कि अख्तर मैंगल और जरदारी और नवाज शरीफ साहब के, अख्तर मैंगल के 2 बार जरदारी के साथ और नवाज शरीफ और असद जरदारी साहब के राब्ते हुए हैं। तो ये अब उस तासुर की बुनियाद पे कि जी PTI के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हो गए हैं और 5, साढ़े 5, 6 महीने का टाइम दे रही है और 5-6 महीने के बाद जो है ना हुकूमत वो जा रही है। तो ये वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि वो एक डेडलाइन सेट करे कि ज़ाहिर है 22 महीने हो गए हैं, आप लोग इंटरनल फाइटिंग कर रहे हैं, इंटरनल रिफ्ट है पार्टी के अंदर। मैं आप लोगों को काबीना के इजलास में बैठ के बस 5 साल इस चीज़ में गुजार दूं कि मैं आप लोगों को समझाता रहूं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें, आप वो ना करें, ये ना करें। ज़ाहिर है इससे कारकर्दगी मुतासर होती है, डेफिनेटली मुतासर होती है कि अगर आप पार्टी के अंदर ही 4, 5, 6 ग्रुप्स हों और वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, हद तक कि काबीना में भी वो डिस्कस होने लग जाए। तो फिर इमरान खान साहब का मकसद ये था कि 5-6 महीने उनको डेडलाइन दे दें और उसके बाद उनका इख्तियार है कि वो किन किन वज़रा को तब्दील कर सकते हैं। इन लोगों ने इसका मतलब ये ले लिया कि जी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि उनके लिए ख़त्म हो जाएगा कि वज़रा में रिशफल हो सकता है, तब्दीली हो सकती है, जो है ना मिनिस्ट्रीज तब्दील हो सकती है। लेकिन इन लोगों की जो है ना बातें फिर से खुलना शुरू हो गई है, गिरना शुरू हो गई है और इन लोगों ने समझ लिया कि बस 5-6 महीने
बाद जो है इमरान खान साहब कहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत तारीख में ये भी प्रेसिडेंट मौजूद है कि एक वोट की अक्सरियत से जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी अपनी मुद्दत मुकम्मल की है। यहाँ पे तो फिर भी इतनी तादाद मौजूद है। और नाज़रीन, इसके अलावा ये बात याद रखें कि अपोजिशन जो है एक दूसरे के साथ रब्ता करके और इसके अंदर मुतहरक और फ़ाल होकर वो इसलिए अवाम को, अपने वोटर्स को भी तो आखिर उन्होंने कुछ बताना है ना कि हमने क्या किया है 2.5 सालों में। उन्होंने बताया कि क्या किया है, कौन सी अपोजिशन का किरदार अदा किया। बल्कि खुद शहबाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किए थे कि आप आएँ, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। तो खुद अपोजिशन की जमातों के अंदर एक खिलफशार मौजूद है और ज़हनी तौर पर वो अफसरदा हैं कि यार ये एक लीडर जाके बाहर बैठ गए और एक लीडर आके यहाँ पे लैपटॉप के सामने बैठ गए अपने कमरे में एक टेबल के सामने। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, आप हज़ारों इख्तिलाफात करें, लेकिन वो तनहा पार्लियामेंट के सामने खड़े थे और उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया था। 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन यहाँ पे सारी अपोजिशन मिलकर भी बिल्कुल खामोशी है। तो ये अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और हिमायतियों को ये इम्पैक्ट देने के लिए कि देखिए जी हम राब्ते कर रहे हैं, हम बीमार होने के बावजूद भी राब्ते कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम हुकूमत से आपको छुटकारा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना हयात तो करना है, अपने आप को अपनी बका के लिए कुछ ना कुछ तो लोगों को दिखाना है। जबकि उस वक्त के उनके अपने MNAs और MPAs और सेनेटर्स के अंदर भी एक ज़हनी तौर पर वो खलफशार पैदा हो गया और सवालात पैदा हो गए हैं कि कोई मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ुद उनके वोटर्स भी पूछते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत नाकाम है तो आप लोगों ने क्या किया आज तक, कौन सा मौसर किरदार अदा किया है? तो ये सब कुछ जो राब्ते हैं वो इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत इंशाल्लाह 5-6 महीने बाद कहीं नहीं जा रही। वक्त और हालात का ज़ाहिर है, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि इसके अंदर वो कर सकूँ, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन बज़ाहिर इन लोगों के जो अपोजिशन है उससे कोई ख़तरा नहीं है, एक दूसरे के साथ राब्ते करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब को अपने जो अंदरूनी जो वो है मामलात हैं वो ज़रा स्ट्रिक्टली देखने की ज़रूरत है और डेफिनेटली वो देख रहे होंगे। खुद इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं तमाम हालात से वाकिफ़ हूँ कि कौन कौन मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, कौन कौन मेरे खिलाफ जो है ना रिश्वत दवानियों में मसरूफ़ है, और मेरे तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर नज़र है और मैं मुनासिब वक्त पे एक्शन लूँगा। तो ज़ाहिर उनके ज़हन में कुछ स्ट्रेटजी और हिकमत अमली होगी। लेकिन फ़िलहाल ये याद रखें कि इस अपोजिशन से, इस मुर्दे घोड़े से आप किसी किस्म की ये न रखें कि इन्होंने 22-23 सालों में कोई किरदार अदा नहीं किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं। फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, बाकी गैब का इल्म अल्लाह का है कि आगे अल्लाह पाक की ज़ात को है कि वो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजूद पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम जो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।